अगर आपने स्टॉक मार्केट में 2024 में पैसे कमाए तो आप रॉकस्टार नहीं है। अगर आपने 2025 में पैसे गंवाए तो आप अकेले नहीं है, क्योंकि अब आपको इन्वेस्टिंग का सच थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया है कि दोस्त ये ना एक स्ट्रेट लाइन नहीं थी। जब मैं बोलता हूं कि 12%, 15%, 18% एवरेज रिटर्न मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल 12, 15, 18 मिलता रहेगा। ये एफडी नहीं है, ये उतार चढ़ाव का गेम है, एक लंबे ड्यूरेशन का गेम है। एंड इस गेम में अगर आपने 2025 वैसे ही खेला जैसे आपने 2024 खेला था, आपकी हार निश्चित है। इस वीडियो में 10 ऐसे रूल्स जो 2025 में आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे एक नया लंबा गेम खेलने के लिए, द मनी गेम। नंबर 1, मार्केट ना झूठा है, उसकी हाइप को बिलीव मत करिए। एक स्टॉक मार्केट के ना बड़ी खूबसूरत सी सच्चाई है कि जिस पॉइंट पे हर एक इंसान किसी हाइप के बारे में बात करना शुरू कर दे, वो हाइप असली हो चुकी है। जब आपके उबर, ओला ड्राइवर आपको स्टॉक टिप्स देना शुरू कर दें, जब आपके चाय कॉफी पिलाने वाले लोग बोलें कि भैया मैंने तो ट्रेड करके ऐसा रिटर्न कमाया है कि अंधा ही पैसा है, आपको पता है कुछ तो फटने वाला है। इट हैज बिकम टू लेट। 2024 में यही था। टेक आईपीओ की हाइप थी, स्मॉल कैप की हाइप थी, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड अलग लेवल पे काम कर रहे थे। एवरीवन बिलीव्ड कि ये जिंदगी भर रहने वाला है। सबने अपने 28%, 30%, 35% के रिटर्न को 10-20 साल तक एक्सट्रैपोलेट किया हुआ था। एंड मैं बोल बोल के थक गया कि जो रिटर्न आपको भी दिख रहा है ना, वो गिरने वाला है एंड गिर के ही रहेगा। ये मार्केट का एक प्रिंसिपल है, व्हाटएवर गोज अप गोज डाउन, व्हाटएवर गोज डाउन विल कम अप। इस हाइप को बिलीव मत करिए। उस लालच में जो आपको रातों रात पैसा कमा के दे सकता है, मत भागिए। सो व्हाट आर द प्रैक्टिकल वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट इट? सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो हमेशा बैलेंस्ड रिस्क के हिसाब से होना चाहिए। जो आपकी उम्र और आपकी तनख्वाह के हिसाब से सही रिस्क है, वही आपको लेना चाहिए। ये नहीं है कि सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल दिया, ये भी नहीं है कि सारा पैसा लार्ज कैप में डाल दिया। हैव अ कॉम्बिनेशन। ये भी नहीं है कि सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दिया। हैव डिफरेंट एसेट्स जो आपको स्टेबिलिटी देते हैं, आपको प्रेडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बैलेंस योर रिस्क पोर्टफोलियो। नंबर 2, स्टॉप लॉस डिसिप्लिन। जब आपका पैसा बहुत बुरी तरह से गिर जाए तो उसको प्लीज और मत गिरने दीजिए। एक स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट लगाइए कि इस लॉस के बियॉन्ड मैं और लॉस नहीं लेना चाहता, नहीं लूंगा, नहीं ले सकता। एंड यू विल कट योर लॉसेस एंड गेट आउट ऑफ इट। एंड नंबर 3, हमेशा की बात है, थिंक लॉन्ग टर्म। अभी भी मुझे एक ईमेल आती है कि 2 साल के अंदर मेरी शादी के लिए या मेरी एजुकेशन के लिए मुझे पैसा चाहिए, कैसा ये पैसा मुझे 25% रिटर्न दे सकता है? मैं बोलता हूं दोनों साल को मिला के, नहीं अंकुर, साल का 25% नहीं होता है दोस्त। ये प्रेडिक्टेबिलिटी अगर किसी के पास होती तो वो तो ऑलरेडी करोड़पति होते हैं ना। ये बताने की जरूरत नहीं होती है। This is something you will only learn over the long term. आप स्टॉक मार्केट में तभी सही से पैसे कमा सकते हैं जब आपके पास एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होगी। रूल नंबर 2, कहां इन्वेस्ट करना है, किस मात्रा में इन्वेस्ट करना है। मैं एक सिंपल रूल के बारे में बात करूंगा। ये रूल मेरे मुंह से आप बहुत बार सुन चुके होंगे, दी 100-X रूल। अगर X आपकी उम्र है, फर्ज करिए 25 या 30 साल, तो 100-X आपको अपने स्टॉक मार्केट में डालना चाहिए। तो मतलब अगर 30 साल आपकी उम्र है तो 70% आपका इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में, लेकिन बाकी का 30% स्टेबल एसेट्स में रखिए। वो एसेट्स जो आपको एक प्रेडिक्टेबल इनकम दे सकते हैं। वो डिजिटल गोल्ड हो सकता है, वो आपका पीएफ भी हो सकता है, अगर आप चाहते हैं वो आपकी एफडी भी हो सकती है। और जो 70% आप स्टॉक मार्केट में डालेंगे, वो भी पागलों के जैसे हाईएस्ट रिस्क पे मत डालिए, उसको भी स्प्रेड आउट करिए। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, खासकर जब मार्केट डाउन जाती है, क्योंकि बहुत लोग समझते हैं कि नहीं, ये पैसा तो जैसे 2024 में बढ़ा था वैसे ही बढ़ता रहेगा। आपने देख लिया, वो सच नहीं। रूल नंबर 3, इन्वेस्टिंग का सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, इन्फ्लेशन को बीट करना। अगर आपका पैसा 12% रिटर्न नहीं कमा रहा तो आपका पैसा जंग खा रहा है। सरकार ये बोलती है कि इन्फ्लेशन 5 से 6% है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक स्मार्टफोन पे देख रहे हैं, एक 5G कनेक्शन या वाईफाई कनेक्शन के साथ देख रहे हैं, तो आपका इन्फ्लेशन मान लीजिए 8 या 10% ही है। क्योंकि वो जो 5-6% है वो तो देश के लिए है, जिसमें 60-70% तो अनाज, फूड, उसी का दाम है। एंड आवर स्पेंड्स आर नॉट द सेम। हम तो एंटरटेनमेंट पे बहुत खर्च करते हैं, बाहर ईटिंग आउट में बहुत खर्च करते हैं, वेकेशन पे बहुत खर्च करते हैं, पेट्रोल पे हमारा कितना खर्चा चला जाता है। तो हमारा इन्फ्लेशन डेफिनेटली देश के इन्फ्लेशन से हायर है, तो मान लीजिए 8 या 9%।
आप अगर 12% रिटर्न कमा रहे हैं और उस पे अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% दे रहे हैं या मान लीजिए 15% के करीब दे रहे हैं, तो मोटा मोटा 1.5 से 2% तो वो भी निकल गया। मतलब आपको नेट रिटर्न 10% मिला है। इन्फ्लेशन 8 से 9% है, तो आपका पैसा मात्र 1% से बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये 12% एक मिनिमम लाइन के अनुसार है कि इस लाइन को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। नाउ दैट डजंट मीन कि आप पागलों जैसे 20, 25, 30% के पीछे भागे। What is important for you to recognize is investing का मेन उद्देश्य होता है कि आपका पैसा जो आपने इतनी मेहनत से कमा के सेव किया है, that should work for you. And the only time it works for you is if it is beating your lifestyle inflation. वो 12% most लोगों के लिए। मेरा पर्सनल गोल फॉर एग्जाम्पल इज कि मेरा पैसा अराउंड 16 to 18% पे ग्रो करना चाहिए। अभी तो बहुत पागलों जैसे ग्रो किया है। लास्ट टाइम मेरा पोर्टफोलियो मैंने जो वीडियो बनाया था, मैंने दिखाया करीब 45% ग्रो कर गया। एंड आई नो दैट इज नॉट सस्टेनेबल। आई नो इट इज गोइंग टू कम डाउन। अभी ही इस साल के शुरुआत में ही मेरा पोर्टफोलियो करीब 15-18% डाउन जा चुका है। बट आई एम रेडी फॉर इट, क्योंकि अगले एक साल 40% ऊपर गया है और दूसरी साल 15% नीचे भी चले जाए, आई नो दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई विल एवरेज आउट। और मेरा टारगेट है 16 से 18%, विच मीन्स कि मेरा पैसा करीब 4-4.5 साल में दुगना होगा। एंड आई नो कि 20 साल का जो मेरा होपफुली एक होराइजन है, उस होराइजन में मेरा पैसा 8 से 16 गुना बढ़ सकता है, विच आई एम मोर देन हैप्पी। 2025 के लिए मनी रूल नंबर 4, एक इनकम पे रिलाय करना तो बंद करना पड़ेगा दोस्त। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स इज नेसेसरी। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो प्लीज साइड गिग के बारे में सोचिए। कुड बी फ्रीलांसिंग अराउंड अ टैलेंट और अ हॉबी दैट यू हैव। कंटेंट राइटिंग हो सकता है, वीडियो एडिटिंग हो सकता है, सॉन्ग राइटिंग हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है, फोटोग्राफी हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, डांस टीचिंग हो सकता है। There are so many examples that I come across every single day जहां लोग अपनी जिंदगी के बारे में कुछ खूबसूरत कर रहे हैं, not because they're chasing or hungry for money, because they love doing what they do, and पैसा फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आ जाता है। मेरी शुरुआत भी ऐसे हुई थी, मेरी पूरी टीम की शुरुआत ऐसे हुई थी, and I know of several other people who are killing it when it comes to having a second income. रूल नंबर 5, खासकर जवान लोगों के लिए। मुझे याद है कि जब मैंने कमाना शुरू किया, एक चुल मची होती है यार, जैसे ही पैसा आएगा ना, खर्च करना शुरू कर देते। वो गाड़ी खरीद लो, फोन खरीद लो, वो माँ पापा के लिए कुछ खरीद लो, भाई बहन के लिए कुछ खरीद लो, खुद के लिए कुछ खरीद लो, वो वेकेशन पे चले जाओ, कुछ रैंडम सी चीजें ले लो। एंड यू नो व्हाट, होना भी चाहिए क्योंकि पहला पैसा खूबसूरत होता है। बट डोंट मेक इट ऑल अबाउट एक्सपेंसेस। तो सिंपल रूल, आपके जो पहले 10 लाख रुपए जो आप सेव करते हैं, उसमें से एटलीस्ट 70% आपको इन्वेस्ट करना है। I'll say this once more. जो आपके पहले 10 लाख रुपए हैं जो आप सेव करते हैं, उसमें से कम 70% आप इन्वेस्ट करेंगे। 3 लाख रुपए गिल्ट फ्री, जो आपको मन करे करिए, जहां आपको खर्च करना है करिए, जिंदगी जैसे जीनी है जिए, लेकिन पहले 70% ऑफ दैट 10 lakhs आपको इन्वेस्ट करना है, because that will make a meaningful difference. And एक ना डिसिप्लिन आएगा। I remember रुचि ने ये रूल फॉलो किया था, and this was also almost the equivalent of the same thing. उन्होंने बोला पहले 1 साल जो मैं कमाऊंगी, and उन्होंने 23 साल की उम्र में कमाना शुरू किया। पहले 1 साल जो मैं कमाऊंगी, मैं जो खर्च करना चाहूं, जो खरीदना चाहूं, करने को। And that's what she did. पहले 1 साल कोई सेविंग नहीं। But from next year onwards, क्योंकि वो घर पे रहती थी, ज्यादा खर्चे नहीं थे वगैरह वगैरह, she started saving 50-60% of her monthly income. Not just saving का 70%, monthly income का 60-50% in investments, mutual fund, SIPs. 24 साल की उम्र से. And that is why she's sitting on money that most people are not sitting on without having taken much risk. ऐसा नहीं है कि उसने कोई स्टार्टअप शुरू किया, ऐसा नहीं है कि वो बहुत सालों से काम कर रही है। She technically worked for just 5 years. And फिर उसके बाद जितना भी कमाया, अब she draws her salary, she of course keeps investing. But जब भी हमारी कोई भी मुश्किल परिस्थिति रही है जहां हमें पैसे की जरूरत थी, her investments came to the rescue. That's what you have to do as well. Starting this year. Rule number 6, मुझे बहुत पसंद है ये रूल। Invest like a business owner, not like a trader. ट्रेडर कौन होते हैं? दलाल।
वो कहीं से माल लेते हैं, कहीं माल बेचते हैं। उन्हें हाँ ये पता होता है कि ये रिपीट बिजनेस है, तो वो इंश्योर करते हैं कि यार सही माल ले रहे हैं, सही माल दे रहे हैं, बट वो उसमें कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहे होते, और वो ये भी नहीं देखते कि इसमें बड़ा क्या हो सकता है, इसमें नया क्या हो सकता है, इसमें इस बायर की जिंदगी कैसे बदल सकती है, इस सेलर के लिए कितना बड़ा कुछ ऑर्डर हो सकता है। दे आर सिंपली मूविंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन एंड टू अनदर। बिजनेस ओनर क्या सोचता है? बिजनेस ओनर ये सोचता है कि यार एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या वो आइडिया अच्छा है, क्या वो मार्केट अच्छी है, क्या मेरा पैसा वहां सुरक्षित रहेगा, कौन सी टीम लगेगी, किस तरह के लोग होंगे, किस तरीके का मार्केट है, किस तरीके का ग्रोथ रेट है, किस तरीके का मार्केट शेयर होना चाहिए, कैसे पैसा बनेगा, कहां पैसा डलना चाहिए, कितना डलना चाहिए, कैसा पैसा वो वापस आएगा। अगर आप एक धंधा शुरू कर रहे हैं विच इज अबाउट मेकिंग समथिंग एंड नॉट ट्रेडिंग समथिंग, आप बेइंतहा चीजों के बारे में सवाल करेंगे एंड हर एक चीज सोच समझ के करेंगे। दैट्स द सेम वे यू शुड इन्वेस्ट एज वेल। ट्रेडर्स क्या करते हैं? या मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि ये बिजनेस अच्छा है कि नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि इसका रेवेन्यू बढ़ा है कि नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि ये प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं, ये ना प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मैं उस पे सट्टा मारूंगा एंड पैसे कमाऊंगा। एक इन्वेस्टर क्या बोलता है कि ये बिजनेस जो मैं खरीद रहा हूं ये कितना अच्छा बिजनेस है, इसका ग्रोथ कैसा रहा है, इसकी मैनेजमेंट टीम कैसी है, इसके 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ कैसा रहा है, एबिटा ग्रोथ कैसा रहा है, इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो क्या है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, इसका डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। यू विल गेट इनटू डिटेल्स दैट यू केयर अबाउट। अगर आप म्यूचुअल फंड भी खरीद रहे हैं तो आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं कि यार कोई भी ले लो, हम बोलेंगे इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, इसके लास्ट 5 साल का परफॉर्मेंस क्या है, इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कैसे हैं, इसके फंड मैनेजर का हिस्ट्री क्या है, इसका एग्जिट लोड क्या है। हर एक चीज इवैल्यूएट करके ही इन्वेस्ट करेंगे ना, क्योंकि आपका पैसा है, आप इसके साथ जुआ नहीं खेलना चाहते। सो ऑलवेज इन्वेस्ट लाइक यू आर अ बिजनेस ओनर, एक ट्रेडर माफिक नहीं। रूल नंबर 7, मार्केट जब डाउन हो रही होती है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग रूल होता है। जब भी मार्केट डाउन हो रही होती है दैट इज एक्चुअली द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि मार्केट डाउन है। इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आपको सही प्राइसिंग पे बहुत बढ़िया अट्रैक्टिव कंपनीज मिलेंगी, म्यूचुअल फंड्स भी मिल सकते हैं, एंड अगर आप उस प्राइस पे खरीदेंगे इट विल गिव यू रियली गुड रिटर्न्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट जब मार्केट डाउन होती है तब लोगों के पास 2 चीजें नहीं होती, एक हिम्मत और दूसरा पैसा। अब हिम्मत के बारे में तो मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो हिम्मत तो आपको बटोरनी पड़ेगी, लेकिन पैसा अगर नहीं है तो ये रूल बड़ा काम आता है। इट्स कॉल्ड द 5% कट रूल। 5% कट रूल ये बोलता है कि जो भी आपके खर्चे हैं महीने के उसको 5% से घटा दीजिए, सिर्फ 5% से घटाइए, और जितना भी वो अमाउंट बनेगा उसको इन्वेस्ट करना शुरू करिए। यू डोंट हैव टू मेक अ बिग कट। यही अगर मैं बोलता 20% कट तो आप बोलते यार करना ही नहीं है, क्योंकि 20% तो कट ही नहीं सकता। लेकिन मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूं, मैं आप में से किसी को भी पर्सनली नहीं जानता, आप जहां भी हो, जिस भी पॉइंट में हो, जितना भी आपका एक्सपेंस हो महीने का, आप उसमें से 5% जरूर काट सकते हैं। एंड हियर इज हाउ आई वुड डू इट। अपने सारे एक्सपेंसेस को डिसेंडिंग ऑर्डर में डालिए, मतलब सबसे बड़ा खर्चा सबसे ऊपर, सबसे छोटा खर्चा सबसे नीचे, एंड सबसे बड़े खर्चे में से 5% निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। ऑफ कोर्स ये वो खर्चे होंगे जिसमें कटौती हो सकती है, तो आप अपना रेंट तो नहीं घटा सकते, अपनी ईएमआई तो नहीं घटा सकते, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि आप अपने खाने के खर्चे को 5% कम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर जो ऑर्डरिंग वाला खर्चा है उसको आप हटाकर घर में थोड़ा सा बनाना शुरू कर दें तो शायद 5% बच जाए। शायद अपने पेट्रोल को थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन अगर आप गाड़ी या स्कूटर ना लेने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने तो 5% कम हो सकता है। एनी डिसीजन दैट इज कन्वीनियंट टू यू, फेवरेबल टू यू, वो करिए, लेकिन 5% हर महीने बचाना शुरू करिए। अगर वो आप कर सकेंगे देन जो भी आपका वो 5% बचेगा उसको आप इन्वेस्ट करिए। यू विल नाउ हैव द मनी टू इन्वेस्ट इन अ गुड मार्केट विच इज अ डाउन मार्केट। करेज या हिम्मत तो आपको तब भी खुद ही बटोरनी पड़ेगी। रूल नंबर 8, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सीख रहा है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। पैसा तभी काम आता है जब वो
लिक्विड होता है। लिक्विड पैसा मतलब क्या? वो पैसा जो आप अपने कमांड पे कभी भी अपने पास ला सकते हैं। मैंने जिंदगी में गलती क्या करी व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग? फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, ये करीब 10 साल की बात, तो 2010 से ऑलमोस्ट 2018 तक, तो नियरली 10 साल, 8 साल टू बी प्रिसाइज, मैंने अपनी सारी इन्वेस्टिंग, ये भी नहीं कि 1-2 रुपए इधर उधर, सारी इन्वेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप्स में करी थी। खुद का स्टार्टअप nearby.com, दूसरे लोगों का स्टार्टअप, एंड मुझे ये यकीन था कि यार स्टार्टअप सबसे बेस्ट जगह इन्वेस्ट करने की, क्योंकि अंधा रिटर्न मिलता है, पागलों जैसे एग्जिट्स होते हैं, इतना सारा मल्टीपल, ये 5, 10, 20 गुने मल्टीपल मिलते हैं अपने पैसे के। दैट इज वेयर आई वांट टू बी। स्टार्टअप की दुनिया से था, मुझे लगता है मुझे समझ भी आता था, तो मैंने वो किया। लेकिन स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने की सबसे बड़ी खामी क्या है? ऑफ कोर्स रिस्क तो बहुत ही अलग लेवल पे है, क्योंकि आपका पैसा या तो बहुत ज्यादा हो जाता है या जीरो हो जाता है, बीच में कहीं नहीं होता। बट अ बिगर प्रॉब्लम इज लिक्विडिटी। अगर आपने स्टार्टअप में 100 रुपए डाले हैं और वो आपको किसी कारणवश चाहिए, तो आपको अपनी मन मर्जी वो 100 रुपए वापस नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि आपके स्टार्टअप्स में जो आपने इन्वेस्ट किया है, उस इक्विटी का कोई खरीदार भी होना चाहिए दूसरी साइड में, और उस खरीदार के बहुत सारे हकदार भी होंगे। क्योंकि मैं तो बहुत छोटा इंसान हूं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसे दिए हुए हैं, वो पहले हकदार होंगे, फिर कोई और, फिर कहीं जाके अगर आपकी बारी आएगी तो आपको वो पैसे मिलेंगे। तो जिस समय पे पैसे की जरूरत थी, उस समय पे कुछ था ही नहीं। कागज पे तो हम करोड़पति हैं, लेकिन वैसे कंगले। सेम थिंग रियल एस्टेट के साथ। जो सारे लोग रियल एस्टेट में अपना पैसा डाल देते हैं, वो बुरे वक्त में डिस्ट्रेस सेल करते हैं। तभी अगर कोई 1 करोड़ का प्लॉट होगा, वो 80 लाख में क्यों बिकता है? क्योंकि उसी समय पैसे चाहिए होते हैं। यही आपका रूल है कि पैसा आपका हमेशा लिक्विड होना चाहिए। तो एक, कि जहां भी आप इन्वेस्ट करें, या ज्यादातर जहां आप इन्वेस्ट करें, वो आप किसी भी समय बेच सकते हैं एंड अपने पास पैसा बुला सकते हैं। एंड दूसरा, इस स्टॉक मार्केट के डाउन मूवमेंट में ज्यादा जरूरी, कि जब कभी भी मार्केट डाउन जाए एंड एक अच्छा समय हो इन्वेस्ट करने का, आपके पास पैसे होने चाहिए टू इन्वेस्ट। रूल नंबर 9, जितना आप पैसे के लिए काम करते हैं, उतना ही आपको इक्विटी के लिए भी काम करना चाहिए। इक्विटी आपका मल्टीप्लायर है। अगर आपको अपनी कंपनी में ईसॉप्स मिलते हैं, या अपनी कंपनी में उस कंपनी के शेयर्स खरीदने का मौका मिलता है, प्लीज एक्सरसाइज दैट। जितना आप कैश में लेते हैं, उतना ही फोकस अगर आप इक्विटी पे ही देंगे, तो आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल, एंड सो मेनी स्टोरीज हैव आल्सो हैपेंड। हाल ही में, चाहे जितना भी बुरा वो आईपीओ हुआ हो, जो टेक कंपनीज हैं, स्विगी है, नायका है, पेटीएम है, जोमैटो है, पॉलिसी बाजार है, अपना इक्सिगो है, ये सारे स्टॉक्स, सबने तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। कुछ ने बहुत अच्छा किया, कुछ ने इतना अच्छा नहीं किया। लेकिन ज्यादातर लोगों को जो ईसॉप्स मिले थे, वो तो फ्री में मिले थे। मतलब उनके लिए तो जो भी वैल्यू है, it is a bonus, and that is wealth creation at a completely different level. That happened because they joined the startup at the right time, they were patient, they earned their equity, and फिर IPO तक वो वेट किया and उनको मिला। Same thing, अगर आपको publicly listed कंपनी में भी एक स्टॉक खरीदने का मौका मिले, not maybe at zero but maybe at a discount price, और आप उस कंपनी में यकीन करते हैं, उसके लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स पे यकीन करते हैं, उसकी मैनेजमेंट टीम पे यकीन करते हैं, उसके मार्केट शेयर पे यकीन करते हैं, उसके परफॉर्मेंस पे यकीन करते हैं, उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे यकीन करते हैं, then consider buying that equity. Please build equity as much as you build your salary in cash. And finally, rule number 10, perhaps the most important rule for 2025. आप हर हफ्ते, दिन भी नहीं, हर हफ्ते YouTube, Netflix, Instagram, कितना टाइम बिताते हो? 5-10 घंटे, कुछ लोग शायद 20 घंटे, कुछ लोग शायद 30 घंटे। मुझे हफ्ते में 1 घंटा दे सकते हैं, सिर्फ 1 घंटा। एक चीज सीखनी है कि जिस पैसे के लिए आप 8, 10, 12 घंटे बेइंतहा मेहनत करते हैं, उस पैसे को और कैसे बढ़ाएं, उस पैसे को मैनेज कैसे करें, उस पैसे से अपनी जीत कैसे हासिल करें।
उसके लिए 1 घंटा चाहिए। अपने पैसे को अपने काबू में करना आपकी जिम्मेदारी है, एंड उसके लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं चाहिए। 1 घंटा हफ्ते का, वो 1 घंटा अगर आप हफ्ते में देंगे, यू विल बी सो फार अहेड। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट डाउन है, सही वक्त है। दिस इज द राइट टाइम टू स्टडी, इट्स द राइट टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ। क्योंकि ये मार्केट जो डाउन है, ऊपर तो जाके ही रहेगी, ये तो मैं आपको दावे के साथ लिख के दे सकता हूं। लेकिन जब ये जाएगी, क्या आप तैयार होंगे कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल हुआ है। क्या आप वही फिर से गलतियां करेंगे जो आप पहले करते आए हैं, कि कहीं भी पैसे डाल दिए, कहीं को टेलीग्राम से कोई टिप आ गई, कहीं कोई वीडियो देख लिया, कहीं किसी दोस्त ने बता दिया तो डाल दो पैसा, कोई आइडिया नहीं क्यों, कोई आइडिया नहीं कि कितने पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कोई आइडिया नहीं कि क्या आपका रिस्क प्रोफाइल है, कुछ नहीं पता है, बस पागलों के जैसे डाल दो पैसे। इफ यू विल मेक दैट सेम मिस्टेक, तो फिर आप क्या ही सीखे, क्या ही बदले, क्या ही चेंज हुआ। यूज दिस टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ, use this time to get ready. To rule number 10, 50 hours this year to learn personal finance, to get a grip on your money, to answer the most basic questions जो हर एक इंसान को पता होने चाहिए, कि मेरा रिस्क प्रोफाइल क्या है, मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं जिंदगी में कितने पैसे के पीछे भाग रहा हूं, वो पैसा मुझे कैसे हासिल होगा इतने वक्त तक, जो भी आपने वो वक्त डिसाइड किया है। तो हर महीने मुझे कितना डालना होगा, कितना कमाना होगा फ्रॉम अ रेट ऑफ रिटर्न, उस रेट ऑफ रिटर्न को हासिल करने के लिए मैं कहां कहां पैसे डाल सकता हूं, किन एसेट्स में डाल सकता हूं, उन एसेट्स में कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे यूज करने चाहिए, कौन सी इंश्योरेंस लेनी है, हेल्थ, लाइफ, कैसे एक इमरजेंसी फंड बनाना है, कैसे लोन के बारे में सोचना है, कैसे उस लोन को चुकाना है। ये सिंपल फंडामेंटल सवाल होते हैं। इन सवालों के जवाब अगर आपको पता है, यू आर द टॉप 1% इन द वर्ल्ड। आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड ऑन दैट नोट, अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।